सुखपुर कभी अपने नाम को सार्थक करता था, लेकिन समय का चक्र बदला और गांव की खुशहाली को धनीराम लाला नाम के ग्रहण ने घेर लिया। धनीराम कोई साधारण महाजन नहीं था। वो किसानों को बहला फुसलाकर खेतों में काम करवाता था और फिर उनका हक मार लेता था। ये गरीब किसान बहुत भोले होते हैं, दिन भर पागलों की तरह मेहनत करते हैं और फिर शाम को 2 रोटी के लिए तरसते हैं। और मुझे जैसे सेठ को देखो, घर बैठे बैठे ही सारी फसल मेरे पास आ जाती है। हुजूर, आप तो साक्षात कुबेर हैं, पर वो रामदीन का बेटा धीरज सुना है शहर से लौट आया है। लोग कह रहे हैं कि वो बहुत होशियार है। होशियारी किताबों में अच्छी लगती है मुनीम, खेत की धूल जब फेफड़ों में जाती है तो सारी वकालत निकल जाती है। आने दो उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि पूरा गांव फिर कभी सिर उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। ठीक कह रहे हो सेठ जी, आपके आगे किसकी चलती है, पर थोड़ा सोच समझ कर बात कीजिए। जिसे हम ज्यादा कमजोर समझते हैं वही ज्यादा खतरनाक होता है। मैं सब देख लूंगा मुनीम जी। मेरे सामने पैदा हुआ है वो मेरा क्या बिगाड़ लेगा। धीरज जब स्टेशन से उतरा तो उसे गांव की हवाओं में वो पहले वाली सोंधी महक नहीं मिली। चारों ओर एक अजीब सी उदासी थी। इन 10 सालों में ये गांव काफी बदल गया है। पता नहीं पिताजी कैसे होंगे। मैं जल्दी से घर जाता हूं। पिताजी ने मुझे पढ़ाने के लिए अपनी काफी जमीन जायदाद बेच दी है। पिताजी मुझे देखकर बहुत खुश होंगे। मैं कुछ दिन यहाँ रहूंगा और खेती करने में पिताजी की मदद करूंगा। आखिर मुझे भी तो उनका एहसान चुकाना है। पिताजी, मैं आ गया। आप इतने कमजोर कैसे हो गए? बेटा, तू क्यों आया? इस गांव में अब कुछ नहीं बचा। लाला ने हमारी पुश्तैनी 4 बीघा जमीन पर कब्जा करने का नोटिस भेज दिया है। मैंने बस 5,000 लिए थे, जो आज 50,000 बन गए हैं। मैं तुझे पढ़ाना चाहता था, पर मैं तो तुझे बेघर कर गया। पिताजी, कानून सिर्फ किताबों में नहीं होता, वो न्याय की ढाल होता है। लाला ने आपकी सादगी का फायदा उठाया है, अब उसे उसकी चालाकी का स्वाद चखना होगा। बेटा धीरज, जो भी करना सोच समझ कर करना। धनीराम बहुत चालाक है, अगर कोई गड़बड़ हुई तो वो हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। धीरज अगले दिन धनीराम के दरवाजे पर पहुंचा। वहां गांव के और भी कई किसान अपमानित होकर लौट रहे थे। आओ वकील साहब, वकालत चली नहीं क्या? यहाँ क्या करने आए हो? राम राम लाला जी। सुना है आप जमीन और किस्मत के सबसे बड़े सौदागर हैं। मैं आपसे एक समझौता करने आया हूं। आप मेरे पिता की जमीन का कर्ज माफ कर दीजिए। बदले में मैं आपकी उस पथरीली बंजर जमीन पर खेती करूंगा जहां आज तक घास का एक तिनका भी नहीं उगा। 1 साल की मेहनत मेरी, जमीन आपकी। सौदा बुरा नहीं है, पर मेरी शर्तें पत्थर की लकीर होती हैं। पहली शर्त सुनो, फसल का वो हिस्सा जो जमीन के ऊपर रहेगा और जिसे सूरज की किरणें छुएंगी वो मेरा होगा, और जो जमीन के अंदर अंधेरे में दबा रहेगा वो तुम्हारा होगा। मुझे मंजूर है लाला जी, जबान दे रहे हैं, मुकरना मत, अपनी बात पर पक्के रहना। ठीक है वकील साहब, तुम लाला सेठ से सौदा कर रहे हो। मैं अपनी जुबान कटवा लूंगा, पर अपने वादे से पीछे नहीं हटूंगा। याद रखना, लाला नाम है मेरा, मुझसे होशियारी मत दिखाना। अब जाओ, कल से मेरी उस बंजर जमीन पर तुम खेती करना। अगले दिन से धीरज ने दिन रात एक कर दिए। गांव वाले उसे पागल कहते। लाला का चमचा मंगू रोज खेत पर आकर मजाक उड़ाता। अरे ओ धीरज, इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? जितनी लंबी फसल होगी लाला उतना ही खुश होगा, क्योंकि ऊपर का सब उसका है। तू क्या जड़ें चबाएगा? मंगू भाई, सब्र का फल मीठा होता है, पर कभी कभी वो जमीन के नीचे भी होता है। तुम बस देखते जाओ, अगर मैंने लाला जी को नानी याद ना दिलाई तो मेरा नाम भी धीरज नहीं। धीरज ने बीज बो दिया। उसे पता था
कि ये जमीन बंजर नहीं है, बस इस पर कड़ी मेहनत की जरूरत है। सेठ जी, धीरज तो बहुत मेहनत कर रहा है। लगता है इस बार वहां फसल आ ही जाएगी, और वो भी बहुत अच्छी। अरे मंगू, फसल आए या ना आए, दोनों ही हाल में मेरा ही फायदा है। अगर फसल आई तो सारा मेरा होगा, धीरज के लिए बस जड़ें ही बचेंगी। और अगर वो फसल उगाने में कामयाब नहीं हुआ तो उसकी सारी जमीन मेरी हो जाएगी। वाह सेठ जी, आपकी चालाकी का तो कोई जवाब ही नहीं। हर हाल में फंसेगा तो धीरज ही, और उसे जरा से भी भनक नहीं लगेगी। मान गए आपको सेठ जी। कुछ ही महीनों में फसल तैयार हो गई। धीरज ने आलू और प्याज की खेती की थी। उसने खाद और पानी का बहुत अच्छी मात्रा में प्रबंध किया था। फसल तो बहुत अच्छी हुई है, आमदनी भी काफी अच्छी होगी। पिताजी ये देखकर बहुत खुश होंगे। अब मुझे फसल की कटाई शुरू कर देनी चाहिए। मंगू ने फसल की खबर लाला को दी। खबर सुनते ही लाला धीरज के पास गया। वाह, क्या हरियाली है! धीरज, तुमने तो कमाल कर दिया। लाओ, अब मेरा हिस्सा काटना शुरू करो। क्यों नहीं सेठ जी, बस आप थोड़ी देर बैठिए, मैं अभी आपका हिस्सा अलग कर देता हूँ। आप कितनी दूर से आए हैं, थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं कटाई शुरू करता हूँ। धीरज ने दरांती उठाई और ऊपर की सारी हरी पत्तियां काटने लगा, और सेठ वहीं बैठ गया। उसका मन बहुत खुश हो रहा था कि बिना कुछ किए ही आज उसके घर फसल का ढेर लग जाएगा। धीरे धीरे करके उसने ऊपर का सारा पत्ता काट दिया। लीजिए लाला जी, आपकी शर्त के अनुसार ये सारी पत्तियां ऊपर थीं और सूरज की रोशनी इन्हें ही मिल रही थी। ये सब आपकी हुई। मुनीम जी, बोरे भर लीजिए। अरे मालिक, ये क्या? इन पत्तियों की कीमत तो कौड़ियों की भी नहीं है। असली माल तो नीचे था। ये आपने कैसी शर्त रख दी थी? ये धोखा है धीरज। याद रखना, तुम लाला से दुश्मनी ले रहे हो। मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। नहीं लाला जी, ये कॉन्ट्रैक्ट है। आपने ऊपर का मांगा था, मैंने दे दिया। अब मुझे मेरा हिस्सा ले जाने दीजिए। ठीक है, तू जीत गया, पर असली किसान वो है जो हर हाल में फसल दे। इस बार शर्त और कठिन होगी। इस बार फसल का सबसे ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और सबसे नीचे की जड़ें भी मेरी होंगी। जो बीच में बचेगा वो तेरा होगा। अब बोल, हिम्मत है? लाला जी, जुआरी दाव बदलता है, किसान अपनी मेहनत। मुझे मंजूर है। इस बार धीरज ने दिमाग की परतें और खोली। उसने देखा कि लाला ने ऊपर और नीचे का हिस्सा सुरक्षित कर लिया है। धीरज ने इस बार मक्का और गन्ना की खेती की। जल्दी चलिए मुनीम जी, आज फसल की कटाई है। देखता हूं अब धीरज कैसे बचेगा, क्योंकि हर हाल में पूरी फसल मेरी ही होगी। सही कहा लाला जी, क्योंकि अगर फसल ऊपर के हिस्से में आई होगी तो वो भी आपकी होगी, और अगर नीचे के हिस्से में आई होगी तो वो भी आपकी ही होगी। इस बार हर हाल में फसल आपकी ही होगी। क्यों धीरज, फसल तो खूब जवान हुई है, पर याद है ना, ऊपर का फूल मेरा है और जमीन के अंदर की जड़ें भी मेरी हैं। बीज का सूखा तना तुम रख लेना। बिल्कुल लाला जी, नियम तो नियम है। मुनीम जी, चलिए अपना हिस्सा लीजिए। मुनीम ने जैसे ही ऊपर के फूल और नीचे की जड़ें देखी, उसका माथा ठनक गया। मालिक, गजब हो गया। इस पौधे के सबसे ऊपर तो सिर्फ फूल और पराग हैं, जो किसी काम का नहीं, और नीचे सिर्फ मिट्टी वाली जड़ें हैं। असली फसल यानी ये दानेदार भुट्टे तो तने के बीच में लगे हैं। शर्त के मुताबिक ये सब धीरज के हुए। धोखा, ये सरासर बेईमानी है। तुमने जानबूझकर ऐसी फसल चुनी। लाला जी, बेईमानी वो होती है जब कोई किसी की मजबूरी का फायदा उठाए। मैंने तो बस अपनी बुद्धि का उपयोग किया है।
क्या आप अपनी ही रखी हुई शर्त से मुकरेंगे? आप अपना हिस्सा ले जाइए और मुझे मेरा हिस्सा ले जाने दीजिए। मैं कोई शोर शराबा नहीं चाहता। ये सारी दानेदार फसल मेरी हुई। धनीराम को ना चाहते हुए भी मजबूरन अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी। वह बस चुपचाप धीरज की फसल को देखता रह गया। धनीराम की रातों की नींद उड़ चुकी थी। उसे लगने लगा था कि अगर धीरज को नहीं रोका गया तो गांव का हर किसान सिर उठाने लगेगा। उसने अपने लठैत मंगू को बुलाया। मंगू, ये लड़का सिर्फ फसल नहीं काट रहा, ये मेरी साख काट रहा है। अगली फसल कटने से पहले उसके खलिहान में आग लग जानी चाहिए। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। ठीक है सेठ जी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपका काम हो जाएगा। आपने मुझ पर इतना बड़ा उपकार किया है, मैं आपको उदास नहीं करूंगा। आज ही मैं उसकी सारी पूंजी जला दूंगा। मंगू ने रात के अंधेरे में धीरज के खलिहान की ओर रुख किया, लेकिन धीरज जो शहर में कानून के साथ साथ चौकसी भी सीख कर आया था, उसे पता था कि हार से तिलमिलाया सेठ चुपचाप नहीं बैठेगा। इसलिए उस रात वो अपने खेत में ही रुक गया। जैसे ही मंगू आग लगाने ही वाला था कि धीरज झाड़ियों से बाहर निकलकर सामने आ जाता है। मंगू भाई, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? क्या लाला जी ने रात में फसल की रखवाली के लिए भेजा है? ठीक कह रहे हो धीरज, मुझे लाला जी ने ही भेजा है। उन्होंने कहा कि धीरज बेचारा मेहनत करते करते थक जाता है, आज तुम जाकर खेत की रखवाली कर लो। मंगू पकड़ा गया। धीरज ने उसे मारा नहीं, बल्कि उसे भरपेट खाना खिलाया और समझाया कि लाला उसे सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। उस रात मंगू की आत्मा जाग गई और उसने लाला के खिलाफ गवाही देने का मन बना लिया। भाइयों, हम अकेले अकेले लाला से लड़ेंगे तो वो हमें कुचल देगा, लेकिन अगर हम अपनी फसलें और अपनी मेहनत एक कर दें तो लाला को हमारे सामने झुकना होगा। हम अपनी फसल सीधे शहर की मंडी में बेचेंगे, लाला के जरिए नहीं। ठीक है बेटा धीरज, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें जो सही लगे करो। लाला का कहर बढ़ता ही जा रहा है, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। धनीराम अब करो या मरो की स्थिति में था। उसने धीरज को पंचायत में बुलाया और एक ऐसी शर्त रखी जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए। धीरज, तू बहुत बड़ा खिलाड़ी बनता है ना। चल, इस बार आखिरी बाजी। इस बार तू मेरी सबसे बंजर जमीन पर खेती करेगा और शर्त यह है, फसल का ऊपर का हिस्सा मेरा, नीचे का हिस्सा मेरा और बीच का हिस्सा भी मेरा। अब बता, तू क्या लेगा? अगर इस बार तू हार गया तो तू और तेरा बाप हमेशा के लिए गांव छोड़कर चले जाओगे। पंचायत में सन्नाटा छा गया। लोग कानाफूसी करने लगे। ऊपर, नीचे, बीच, सब लाला का। अब तो धीरज के पास मिट्टी भी नहीं बचेगी। मंजूर है लाला जी, पर याद रहे ये आखिरी शर्त है। इसके बाद मेरे पिता के सारे कागज आप फाड़ देंगे। अरे हाँ भाई, ठीक है, तू कर तो सही है। मैं इतने सारे लोगों के बीच में कहता हूं, मैं तेरा सारा कर्ज माफ कर दूंगा और तेरी जमीन भी आजाद कर दूंगा। अगले ही दिन से धीरज ने उस बंजर जमीन पर जानवरों की तरह पागलों जैसा सुबह से शाम तक मेहनत करना शुरू कर दिया। वाह, कितनी सुंदर और तंदुरुस्त गन्ने की फसल हुई है। आखिर मैंने कर दिखाया। इस बंजर जमीन को भी मैंने उपजाऊ बना दिया। कल इसकी भी कटाई शुरू कर दूंगा। इस बार कौन सी फसल लगाई है बेटा? इस बार मैंने गन्ने की फसल लगाई है पिताजी। फसल बहुत अच्छी हुई है। आमदनी भी इस बार काफी ज्यादा होगी। आज मैं कटाई करने वाला हूं। बहुत अच्छी बात है बेटा, तुम ऐसे ही मेहनत करते रहना, देखना एक दिन बहुत आगे जाओगे। अब जाओ, सेठ वहां पहुंचने वाला ही होगा। हाँ पिताजी, सब आप ही की तो दुआ से हो रहा है। अब मैं चलता हूं, वरना देर हो जाएगी। देखना मनीम जी, इस बार धीरज का दिमाग चकरा जाएगा। इस बार तो मैंने सारा का सारा फसल ही अपना कर लूंगा। देखते हैं लाला जी, काश ऐसा ही हो। हर बार तो साला वही धीरज ही बाजी मार लेता है, पर इस बार तो कोई चांस ही नहीं है। धनीराम खेत पहुंचता है। धीरज
पहले से ही वहां आ चुका था। हाँ भाई धीरज, अब बांटो हिस्सा। ऊपर का मेरा, नीचे का मेरा और बीच का भी मेरा, सब मेरा है। बिल्कुल लाला जी। गन्ने का सबसे ऊपर का हिस्सा, जिसे अगौला कहते हैं, वो आपका हुआ। गन्ने की सबसे नीचे की जड़ें, जो मिट्टी में धसी होती हैं, वो भी आपकी हुई। और गन्ने के तने का वो बीच का हिस्सा, जहां गांठें होती हैं, वो भी आपका हुआ। तो फिर तेरे पास क्या बचा? तू तो खाली हाथ रह गया। लाला जी, आपने गन्ने का भौतिक हिस्सा तो ले लिया, लेकिन इस गन्ने के अंदर छिपा हुआ रस मेरा है। क्योंकि रस ना तो ऊपर है, ना नीचे है, और ना ही वह हिस्सा है। वह तो फसल की आत्मा है, जो पूरे पौधे में समाई है। मेरी शर्त में हिस्सा लिखा था, रस नहीं। तभी वहां शहर से आए हुए एक कृषि अधिकारी और धीरज के वकील दोस्त पहुंचे। बिल्कुल सही। लाला जी, कानूनन आप फसल का ढांचा ले सकते हैं, लेकिन उसका सार यानी रस धीरज का है। और चूंकि आप बिना रस का गन्ना नहीं ले जा सकते, इसलिए आपको धीरज को इस रस की पूरी कीमत चुकानी होगी, जो आपके द्वारा मांगे गए कर्ज से कहीं ज्यादा है। धनीराम समझ गया था कि वह फंस चुका है, पर वो कुछ कर नहीं सकता था। तभी धीरज लाला से बोलता है, लाला जी, पैसा हाथ का मैल है, पर दुआएं 7 पुश्तों तक चलती हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपके मरने के बाद लोग आपको एक लालची आदमी के रूप में याद रखें? धीरज, मुझे माफ कर दो। मैं लालच में अंधा हो गया था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आज ही सभी किसानों की जमीन के कागजात उन्हें लौटा दूंगा। धनीराम ने सभी किसानों को एक जगह बुलाया। सारे किसान इकट्ठा हुए। धनीराम जमीन के कागजात लेकर बैठा था। मुनीम जी, आज ही सारे कर्ज के दस्तावेज फाड़ दो। ये जमीन मेरी नहीं, इन पसीने बहाने वाले किसानों की है। सारे कागजात इन किसानों को दे दो। मुनीम ने सारे किसानों को एक एक करके कागजात दे दिए। लो भाई, जो जमीन सेठ जी के कब्जे में थी, वो सब आज से तुम लोगों की हो गई। अब तुम लोग उसमें खेती कर सकते हो। सभी किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई। धनीराम पूरी तरह बदल चुका था। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।